हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। ये बिल्कुल नई सीरीज है क्लास 10th की, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी चैप्टर 1 से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए ये पार्ट्स में आएगा। ये पहला चैप्टर है 1 और ये है इसका पार्ट 1। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आप सोच रहे होंगे कि रिसोर्सेज के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप में से बहुत बच्चों को याद होगा डेफिनेटली। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आप पढ़ चुके हो क्लास 8 में। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में कि जब क्लास 8 में हम ये पढ़ चुके हैं तो अब दोबारा से 10th में क्यों? देखिए, अगर आपको ये बुक में दिया गया है चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इट मीन्स कि इसमें कुछ अलग होगा। 8th में आपने 8th के लेवल का पढ़ा है और अब आप पढ़ेंगे 10th लेवल का। ठीक है, तो तैयार है ना इसके लिए? आप कुछ नया सीखने के लिए आपको 8th से ज़्यादा ज्ञान अब यहाँ मिलेगा, क्योंकि अब आप 10th में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और अब यहाँ हमें थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। यहाँ बोला जा रहा है कि आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिसने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है, और उन चीज़ों में को बनाने में जो भी सामान यूज़ होता है आपको वो भी लिखना है। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं बोलूँगी कि आप करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आजकल दिमाग आता है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ोन में देख रहा है, कोई लैपटॉप में देख रहा होगा, कोई डेस्कटॉप में देख रहा होगा। तो इसने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया ना। आप घर पे बैठ के, लेट के, सो के, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। घर पे रह के ही ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई को कर रहे हो, तो एक कंफर्ट तो आ रहा है ना। अगर मम्मी बीच में आपको दूध का ग्लास दे के जाए तो आप वो भी पीते पीते आराम से देख सकते हो। कुछ लोगों का तो मुंह बन गया होगा दूध के नाम पे, तो चलो मैगी खा सकते हो, मेरी वीडियो को सुनते सुनते इतना तो कर ही सकते हो। यानी कंफर्टेबल हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अब इसको कंफर्टेबल बनाया कैसे? देखिए, इंटरनेट नहीं होगा, नेट नहीं होगा तो आप ये वीडियोस नहीं देख पाएंगे। तो ये फ़ोन नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। पब्लिक प्लेस में अगर आपको ये वीडियो सुननी है, मान लीजिए एक ही कमरा है घर में और बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो आप हेडफोन, ईयरफोन, ईयरपॉड्स इनका यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हैं। बेड पे बैठा होगा, कोई चेयर पे बैठा होगा, पहले सिर्फ ज़मीन पे बैठते थे, गद्दा भी लगा होगा अच्छा खासा, है ना, जिससे आपको कंफर्ट मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी हैं? आपको पहले वो चीज़ें लिखनी है जिससे आपको कंफर्ट मिलता है, फिर ये बताना है कि वो किस आइटम की बनी हुई है। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बहुत इजी सी चीज़ थी। अब आगे देखिए, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। क्या आपको अंतर पता चला? 8th से 10th क्लास का अंतर पता चल गया होगा शायद कुछ लोगों को, और जिनको नहीं चला तो मैं बताती हूँ। अंतर यही है, 8th की बुक खोलिए अगर आपके पास है और डेफिनेशन चेक करिए। रिसोर्स की डेफिनेशन मात्र इतनी ही थी, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इतना लिखा और बस काम खत्म। लेकिन अब हम हो गए हैं बड़े, 10th में आ गए हैं, तो हमें अपनी डेफिनेशन में भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। और वो क्या क्या है? प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब हर कोई चीज़, रिसोर्स तो आप जानते हो,
पढ़ा है 8th में, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स होती हैं। और वो कैसी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, मतलब हमारी पहुंच तक होनी चाहिए। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम टेक्नोलॉजिकली यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो वो फालतू है। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब पैसे के मामले में भी वो सही होनी चाहिए। अब ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं महंगी महंगी, लेकिन अगर आप उन्हें खरीद नहीं पा रहे हो तो फिर वो आपके लिए रिसोर्स का काम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो हमारा कल्चर है ना, जो अलग अलग कल्चर समुदाय के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, ये सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो। वरना आपको पता है अगर कोई चीज़ किसी कल्चर के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होती है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। अब यहाँ पर रिसोर्सेज के माध्यम में, मतलब एक्सेप्ट बेसिस में कल्चरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या था? देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग डैम्स बनाते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पे या कोई भी नदी पे क्या बनाया जा रहा है? डैम बनाया जा रहा है। अब डैम बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो एक रिसोर्स है, ठीक है, फायदा होगा। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग कल्चरली इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनके कल्चर को नुकसान क्यों पहुंचता है? क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं जो फॉरेस्ट या फिर ऐसे नदी के आसपास के इलाकों में रह रहे होते हैं। और जब आप डैम बनाते हैं तो उनको अपनी उस जगह को छोड़ के, अपने उस हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, और इसी का विरोध वो लोग करते हैं। बहुत से इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए अक्सर देखने मिलता है कि जो डैम जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या कहीं पर से मेट्रो गुजरनी है तो पेड़ काटे जाने हैं या कुछ भी ऐसा, वहाँ पर कुछ टाइम लगी जाता है समझौता करने में, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने पे, रिहैबिलिट करने पे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान देना कि जब भी अब डेफिनेशन लिखोगे रिसोर्स की तो पूरा जो ये दिया है ये पूरा लिखोगे। That everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सब कुछ होना चाहिए। अब एक फिगर बना हुआ है 1.1, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बीच में है हम ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर, कुदरत, जैसे कि सन हो गया, पानी, रिवर्स हो गई, हमारा फॉरेस्ट हो गया, ये सब। टेक्नोलॉजी भी आप जानते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आप इनको जानते हैं क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। क्योंकि देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं? देखो हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे कैसे भी बना रहे हैं, असल में जो रॉ मटेरियल है वो तो नेचर ही देता है। फिर उसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जहाँ पर भी वो चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, और फिर जो अल्टीमेट एक प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमें सेटिस्फाई करता है और रिसोर्स बन जाता है। आपने 8th में पढ़ा था, कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल रिसोर्स है, डायरेक्ट यूज़ करो, बट कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्स भी होते हैं और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स भी है। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। Human beings क्या करता है? नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग और टेक्निकल स्किल्स की मदद से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है। और वो इंस्टीट्यूशन किस में मदद करता है? हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसको बढ़ाने में। आजकल आपने बहुत सुना होगा कोरोना टाइम में, कोविड में, कि इकोनॉमी डाउन हो गई है, वर्ल्ड की भी डाउन हुई थी, इंडिया को भी झटका लगा। ठीक है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने की ज़रूरत है।
और उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। कैसे? नेचर और टेक्निकल स्किल्स की मदद से। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? देखिए, क्या आपको लगता है, जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्या आपको लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं ये फ्री गिफ्ट है नेचर का? क्योंकि बहुत लोग तो यही कहते हैं कि ये नेचर का, कुदरत की देन है। ऐसा आपने सुना होगा कि भाई ये तो कुदरत की देन है। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रा बताइए। दे आर नॉट। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि भाई नहीं, कुदरत की देन नहीं है। दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज किस चीज का फंक्शन है? ह्यूमन एक्टिविटीज का। बिकॉज अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बस सुनते रहिए और समझते रहिए। दूध पीना है, दूध पी लो, मैगी जो खा रहा है वो मैगी खा लो, बट दिमाग को खोल के रखना है और आंखें अपनी स्क्रीन पे रखना है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स themselves are essential component of the resource. They transform material available in our environment into resources and use them. I think आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करूं इस बात को। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, और हम में से भी बहुत लोग अब तक ये सोचते होंगे कि ऐसा होता है, कुदरत की देन है भाई ये सब। लेकिन ऐसा असल में नहीं है, क्योंकि इंसान है ना, वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। हम ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जंगल में पेड़ है बड़े बड़े, अब है फॉरेस्ट, लेकिन आप उन पेड़ों से क्या कर लोगे? फर्नीचर बना लोगे, बेड बना लोगे, सोफा बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। कौन काट के ला रहा है उन्हें? कौन फैक्ट्री में भेज रहा है? इंसान। इंसान ही किसी भी रॉ मटेरियल को एक शेप देता है अपने टेक्निकल स्किल्स लगा के, उसके बाद ही तो हम उसे यूज करते हैं। वो ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल्स को जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब देखिए, जो पानी है नॉर्मली, अब नदी इतनी दूर दूर है, इंसान ने पाइपलाइन बनाई है, चीज़ें ऐसी क्रिएट की हैं कि आपके घर में पानी आ रहा है। ठीक है, आप नीचे ग्राउंड वाटर को खोदना नहीं पड़ता है आपको, आप एक बटन दबाते हैं, मोटर चल जाती है और पानी बाहर आ जाता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी आई है, ये कहाँ से आई है? ये इंसान की देन है। तो देखो, रिसोर्सेज जो है, मटेरियल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंसान एक मीडिएटर की तरह उभरा है, जिसने उस मटेरियल को आप तक पहुंचाया है और तब वो रिसोर्स एक बना है। अदरवाइज पानी तो बहुत पहले से ज़मीन के नीचे है, लेकिन क्या हम उसे पहले यूज़ कर पाते थे? नहीं ना, बस कुएं या नदी से पानी भर के लाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के स्किल्स जो ह्यूमन ने लगाए अपने, बस एक हमें क्या करना है, बटन दबाना है और पानी, बस लाइट होनी चाहिए। लाइट भी किसका स्किल है? ह्यूमन बीइंग का ही स्किल है ना। तो उससे क्या होता है, तुरंत पानी आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे। ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं। डिटेल्ड वर्जन को हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर कर लेंगे जो 8th में नहीं की। पर 8th में अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं इस चीज़ को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। मैं अभी इनको डिटेल में समझाऊंगी, अभी बस आप देखिए किस किस प्रकार से, किस किस बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves। तो ये प्रकार हैं जिस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को।
अब देखिए ऊपर है रिसोर्स। रिसोर्स को हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वही हमारा फॉरेस्ट हो गया, सन हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा लाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार अगर खत्म हो गए तो वो वापस नहीं आते, मतलब उनको उसी फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, देखो कंटिन्यूस भी होते हैं, और बायोलॉजिकल में अगर बोले तो अगेन डिवाइड होगा नेचर और वाइल्ड लाइफ में। जैसे रिन्यूएबल कंटिन्यूस होते हैं, जैसे विंड और वाटर, ये रिन्यूएबल है, आप पानी को साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं। विंड भी रिन्यूएबल है, ऐसे खत्म नहीं होगी। अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो देखो नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स वगैरह, ये भी बच्चे पैदा होते हैं, आप फॉरेस्ट लगाओ तो वो भी आगे बढ़ेंगे, मतलब पूरी तरीके से ये खत्म नहीं होंगे अगर हम इनका ध्यान रखें तो। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। देखो नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं कि एक बार जो खत्म हो गए वो दोबारा नहीं आते, ये मैंने आपको बताया, मतलब उस फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकते हैं जिस फॉर्म में आपने इनको यूज किया है। ये किया जा सकता है कि इनको रिसाइकल कर लो, जैसे मेटल है जिस प्योर फॉर्म में आपको वो मिला, अब उसी तरीके से आपको अब वो नहीं मिल सकता, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको रिसाइकल कर सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि अगर आपने पूरे मेटल्स यूज कर लिए तो दोबारा से ये पैदा नहीं होंगे, ठीक है। और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का क्या कहते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में लाते हैं और बोलते हैं कि भैया इसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स, इनको फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है काफ़ी बचत के साथ करना चाहिए। ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोल दिए हैं। एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, देखो कहीं पर हमें लेबर चाहिए रहती है, ह्यूमन रिसोर्स। अब एग्रीकल्चर में हमें लेबर नहीं चाहिए आपके अनाज काटने के लिए, धान वगैरह के लिए, तो वहाँ क्वांटिटी चाहिए रहती है, और कहीं क्वालिटी चाहिए रहती है, जैसे आप किसी लैब में बैठे हैं, फॉरेंसिक लैब में बैठे हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में कोई कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ क्वालिटी चाहिए, ह्यूमन के स्किल्स चाहिए, और कहीं चाहिए होती है ह्यूमन की मतलब कि मसल पावर चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, तो वहाँ क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो अलग अलग वर्क में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे हमारे क्लासिफिकेशन का पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बायोटिक, सेकंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक वर्ड बायो से लिया गया है, और बायो मीन्स लाइफ, तो हम बोल सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें जिंदगी मौजूद है, लाइफ मौजूद है, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ ए बस लग गया है, अबायोटिक में इसका ऑपोजिट बन गया है ए लगा के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लाइफ मौजूद थी बायोटिक में, तो यहाँ लाइफ नहीं मौजूद होगी, ये नॉन लिविंग होंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ये सारे कैसे होते हैं, इनके अंदर एक लाइफ मौजूद होती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम भी जीते हैं। फ्लोरा मतलब किसी भी एरिया के जो लोकल फूल पत्तियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। फौना होता है किसी भी एरिया के लोकल जो जानवर होते हैं उनको फौना कहते हैं। फिशरीज आप जानते हैं ना, मछलियाँ वगैरह। लाइव स्टॉक ये होता है जैसे बहुत लोग शीप पालते हैं, भेड़ बकरियां, उसको लाइव स्टॉक कह रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि भेड़ बकरियां पाल के लोग बाग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज में आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है, तो ये सारे बायोटिक रिसोर्स हैं क्योंकि इनके अंदर लाइफ मौजूद होती है। अब आता है बात अबायोटिक रिसोर्स की, तो ऑल थिंग्स विच आर कॉम्पोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें
जो कि नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हो या नॉन लिविंग थिंग से कॉम्पोज्ड हो, वो सब होती हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल। क्या मेटल जीता है? इसमें कोई लाइफ होती है? नहीं। रॉक में होती है? नहीं। लेकिन ये दोनों ही रिसोर्सेज हैं अबायोटिक। रॉक से क्या क्या बनता है? रॉक्स आपके घरों में यूज होता है, किचन की शेल्फ में यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार के रॉक्स। आपका घर बना हुआ है रॉक से, ठीक है। घर आपको बचाता है ठंडी से, बारिश से, गर्मी से, धूप से। और मेटल्स, मेटल्स किस किस में होता है? देखो, फर्नीचर बनता है मेटल से, आपके बहुत सारे बर्तन मेटल से बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो रॉक्स और मेटल्स कैसे हो गए? अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। पहले देखा था ओरिजिन के बेसिस पे, अब देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। देखो, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी दो प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज। फर्स्ट है रीन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। ऑपोजिट होता है दूसरा वाला पहले वाले के। तो रिन्यूएबल में क्या होता है? देखिए, the resources which can be removed, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। तो देखो, इसका एक और नाम दिया हुआ है replenishable। भूल मत जाना, अगर एग्जाम में replenishable आ जाए और आप कहो अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक बार यूज करने के बाद ये खराब नहीं होता, हम दोबारा से फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इनको दोबारा से नया बना सकते हैं, वापस लाया जा सकता है। उन सारे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। रिन्यू हो रहे हैं ना, रिन्यू का मतलब क्या है? दोबारा से हम इनको जीवित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, ये खत्म तो नहीं होगी सोलर और विंड एनर्जी, हम इनका यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। वाटर भी रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो, पहले बारिश होती है, फिर वो पॉन्ड में भर जाता है जो पानी, वही पानी उड़ के फिर ऊपर चला जाता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है। तो क्या एक साइकिल चल रही है, रिन्यू हो रहा है, दोबारा से भाप बन के उड़ गया, फिर लिक्विड फॉर्म में आके नीचे गिरने लगा। अब फॉरेस्ट है, अब आप कहेंगे यार फॉरेस्ट तो खत्म होते जा रहे हैं, हम आए दिन ये बातें सुनते हैं, लेकिन हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू फिजिकली मेहनत करके पेड़ लगा भी तो सकते हैं, और लगा भी रहे हैं बहुत जगहों पे। तो इस बात को याद रखना कि रिन्यूएबल हो तो रहे हैं, बट कैसे होंगे? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। और वाइल्ड लाइफ, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा जीवित नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं हो पाता ये? दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। दरअसल इसको हम रिन्यू इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको बनने में बहुत ही लंबा जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जैसे कि मिनरल्स हो गए और जो फॉसिल फ्यूल हो गए, ये एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, क्योंकि इन रिसोर्सेज को बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। कैसे? कि अभी वो कुछ और फॉर्म में था, हम उसको पिघलाकर कुछ और बना सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, उनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम इनका यूज़ करेंगे ये एग्जॉस्ट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे इनके यूज़ के साथ। इसलिए कहा जाता है कि लिमिट में यूज़ करिए, सोच के यूज़ करिए और बचत के साथ यूज़ कीजिए।
अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे अगेन टू टाइप्स हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल लिखा है यानी किसी प्राइवेट, किसी इंडिविजुअल, किसी बंदे का इन पे हक होगा अपना पर्सनली, प्राइवेटली। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने किसानों को दिया गया है और बदले में उनसे क्या लेते हैं? रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स। In villages there are people with land ownership but there are many who are landless। गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे विलेजेस होते हैं जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, उनके पास अपना खुद का ज़मीन होती है, बट ज़्यादातर संख्या में ऐसे विलेजेस होते हैं जो लैंडलेस रहते हैं, वो दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं क्योंकि उनके पास खुद का खेत या ज़मीन नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। देखो, गांव में लोग बाग ज़्यादातर खेत वगैरह लेना पसंद करते हैं, और वहीं अगर आप शहरों की बात करें तो वहाँ लोग क्या लेते हैं? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो ये भी क्या है? ओनरशिप तो है ही। प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the example of resources ownership by individuals। ठीक है, make a list of resources owned by your household। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे पैस्चर लैंड है। पैस्चर लैंड क्या होता है? चारा, जो ये गाय भैंस खाती हैं, तो इसे भी तो किसी ज़मीन पे उगाया जाता है। तो जिसकी भैंस है, मान लो जिसकी भी भैंस गाय है, तो वो अपनी भैंस गाय के लिए अपने खेत में चारा उगाएगा। तो किसी पर्सनल व्यक्ति का वो पैस्चर लैंड हो गया। उसने वहाँ पर एक पॉन्ड खुदवा दिया है, ठीक है, ताकि उसके जो कैटल हैं वो आके पानी पी सके, या फिर उसने कुआं खुदवा दिया है, क्योंकि कुएं भी तो किसी पर्सनल होते हैं लोग बाग के, या प्लांटेशन करवा दिया है। तो ये चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, इंडिविजुअल की हो सकती हैं, किसी एक इंसान का इन पे हक अधिकार हो सकता है। अब आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको वो रिसोर्सेज लिखने हैं जिनके मालिक आप हैं, आपके घर वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं दूसरा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नाम से समझ में आ रहा है ऐसे रिसोर्सेज जिन पे पूरी एक कम्युनिटी का हक हो, ठीक है। देयर आर रिसोर्सेज which are accessible to all the members of the community, village, common। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो पूरी एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लिए हो, ऐसे रिसोर्सेज, उन पे पूरी एक कम्युनिटी का हक हो, पूरे एक समुदाय का हक हो, ना कि किसी एक इंसान का। उनको हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे बहुत सारे खुले मैदान होते हैं जहाँ पर भैंस बकरी चरने चली जाती है फ्री में, आपने देखा होगा। तो इस तरह के ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं। बरियल ग्राउंड्स मतलब जैसे शमशान घाट हो गया, ये किसी के अपना पर्सनल तो होता नहीं, यहाँ पर हर व्यक्ति, अमीर गरीब मिडिल क्लास, हर इंसान यहीं पर करता है क्रियाकर्म। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए, है ना। पब्लिक पार्क किसी एक का तो नहीं है कि भैया मेरा है, पब्लिक नाम लिखा है यानी पूरी पब्लिक का है। पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड जैसे होते हैं छोटे बच्चों के खेलने के अर्बन एरियाज में, ये सब उन सब के होते हैं, उन सब का अधिकार होता है इन पे कि जो भी पीपल उस कॉलोनी में या उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं उन सब का यहाँ पर अधिकार होता है। अब और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा? नेशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। नेशनल रिसोर्स वही होंगे टेक्निकली, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक नेशन के बिलोंग करते हैं, जिन रिसोर्सेज पे एक राष्ट्र का हक होता है, जैसे इंडिया का हक हो या नेपाल का किसी पे हक हो, तो इस तरीके के रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड।
और इवन जो एक कंट्री होती है जैसे इंडिया, अगर इंडिया चाहे कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे, सरकार चाहे कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे एक स्कूल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है, तो वो ऐसा कर सकती है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक को उनको वो प्रॉपर्टी देनी होगी। आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज वगैरह जब बनते हैं तो क्या होता है, बहुत लोगों के खेत कट जाते हैं, तो खेत का जो पैसा होता है वो सरकार उन किसानों को दे देती है, लेकिन वहां से जो हाईवे वो तो जाता ही जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये हाईवे जो बन रहा है ये हमारे ही लिए तो अच्छा है। You might have seen roads, canals, railway being constructed on fields owned by some individual। वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया कि कई बार रोड्स बनती हैं, रेलवेज बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो देखो देनी तो पड़ती हैं सरकार को, प्यार से दे दो या जैसे भी दे दो, देनी तो आपको पड़ेगी, लेकिन हाँ सरकार आपको इसके बदले में अच्छा खासा पैसा देती है। Urban development authorities get empowered by the government to acquire land। और इसके लिए जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट करती है अर्बन एरियाज में, इनको पूरी छूट दे रखी है सरकार ने कि वो किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सोसाइटी। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 km from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation। इसका क्या मतलब है? देखो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वो हैं जहाँ तक हमारी सीमा है, ठीक है, एक देश की जहाँ तक सीमा है उसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, पूरे ज़मीन है, वो सब किसके रिसोर्स है? नेशन का रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है। और इवन ओशियन में भी कुछ एरिया तय कर दिया गया है कि वहाँ तक जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, मान लो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम कुछ भी मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर किसका होगा? देश का होगा। तो आप किलोमीटर्स में याद रखेंगे तो 22.2 किलोमीटर तक कुछ भी चीज़ अगर मिलती है पानी में तो वो हमारी होगी, इंडिया की होगी, और उसके बाहर उस पर हमारा हक नहीं होगा। और नॉटिकल माइल्स में ये यूनिट है 12। इसको हम टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। और यहाँ जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो एक पर्टिकुलर नेशन के होंगे। अब आती है बात इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without concurrence of international institution। देखो किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो किसी पर्टिकुलर देश के अंदर नहीं आता। 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर किसी भी देश का हक नहीं है, वहाँ के रिसोर्सेज पे सब फ्री है। और फिर भी अगर कोई यूटिलाइज करना चाहता है कोई कंट्री, तो वो बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की से बात किए बिना नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया को अधिकार दिया गया है कि वो जो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो इंडियन ओशन है वहाँ से क्या कर सकता है? माइनिंग कर सकता है और मैंगनीज को निकाल सकता है। ठीक है, अब आप बड़े हो गए, क्लास 10th में आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए मैंगनीज क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, Mn होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो पहले बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। आई होप आपको पता होगा पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, और अभी आप अपनी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देखो, हम लोगों को नॉर्मल अगर इंग्लिश की बात की जाए तो पोटेंशियल का मतलब होता है जैसे आपके अंदर कोई क्षमता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश नहीं करते, आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते हो इसलिए आप कोशिश ही नहीं करते हो। बट हाँ, मैं एज अ टीचर देख सकती हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो अभी आपके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी भी रीजन में पाए जाएं लेकिन उनका यूज ना हो, उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। ये थोड़ी पुरानी बुक है इसलिए इसमें ऐसा लिखा है। फिलहाल हम सोलर एनर्जी को काफ़ी बड़े स्तर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। हाँ, विंड एनर्जी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, हम और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वेस्टर्न पार्ट से, लेकिन हाँ, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स बना दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बना दिए हैं, और मोदी जी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी, सोलर पावर का ही यूज़ करें। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. देखो, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका हमने सर्वे कर लिया हो और हमें पता चल गया हो कि उनकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, ठीक है, और क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, उनका यूज़ करेंगे। और ये किस पे डिपेंड होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किस पे डिपेंड होता है? टेक्नोलॉजी पे और फिजिबिलिटी पे। मतलब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास कि हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अगर हमें माइनिंग करनी हो, ठीक है, ज़्यादा अर्थ के अंदर से हमें वो सारे रिसोर्सेज अगर निकालने पड़ रहे हैं तो हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम माइनिंग कर पाएँ, खुदाई कर पाएँ, और फीजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिन तक हम पहुंच पाएँ। अब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डीप में अर्थ के, आपको पता है अर्थ के कोर में आयरन है, लेकिन क्या हम उस आयरन तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अंदर इतने अर्थ के अंदर हमारे कोई भी अभी तक ऐसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है जो इतने अंदर तक जाए, बिकॉज अंदर का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these are included among stock. अब देखो स्टॉक, यहाँ देखो पोटेंशियल का तो ये था कि मतलब वहाँ पर क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में वो रिसोर्स मिल रहा है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे, चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल। और स्टॉक ऐसी चीज़ है कि वो रिसोर्सेज मौजूद हैं और वो ह्यूमन बींग्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं आई जिसके द्वारा हम इस चीज़ को बाहर निकाल सकें और अपने यूज़ के लायक बना सकें, तो उन चीज़ों को हम स्टॉक कहेंगे। जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर किससे बनता है? दो गैसेस से बनता है। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बार बार H2O लिखा रहता है, यानी H फॉर हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम एक एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट वी डो नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। बट अभी
हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है कि हम हाइड्रोजन को किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमें ये तो पता है कि हाइड्रोजन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है, लेकिन उस एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको कर पाएंगे, वो अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. देखो, रिजर्व्स वो होते हैं, एक तरीके से ऐसा स्टॉक होता है जिसको हमें पता तो है कि कैसे यूज़ करना है, हमारे पास टेक्निकल स्किल है उसे यूज़ करने के लिए, बट अभी हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इसको रिजर्व कह रहे हैं, क्योंकि वो रिजर्व रखा हुआ है। मान लीजिए कि अभी हमारे पास कहीं हम आयरन माइन करके निकालते हैं लोहा, और वो लोहा हमें किसी और स्टेट में भी मिल रहा है, लेकिन अभी उस और स्टेट में दूसरी स्टेट से हम अभी निकाल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम अभी जिस पहली स्टेट पे जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं से हमें पर्याप्त लोहा मिल रहा है, हम एक ही जगह से निकाल रहे हैं। चाहे तो हम दूसरी जगह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह का हम अभी नहीं निकाल रहे, उसको हमने रिजर्व कर दिया, बचा के रखा हुआ है। These can be used for meeting future requirements. हमने क्यों बचा के रखा हुआ है? फ्यूचर के लिए। जब पहला वाला जहाँ से हम अभी लोहा निकाल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम जो नेक्स्ट दूसरा वाला है वहाँ से भी निकाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको रिजर्व कर दिया फॉर द फ्यूचर यूज़। River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, water in the dams, forests, etc. is a reserve. आपने देखे होंगे अपने आसपास रिवर्स पे डैम्स बने होते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, डैम में क्या होता है, पानी, वाटर को हम रिजर्व करके रखते हैं, है ना, उसकी बचत करते हैं वहाँ पर, ताकि वो सिक्योर रखा रहे पानी, और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करनी होगी तो हम उस वाटर से जनरेट कर लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए एक्टिविटी में क्या बोला है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिसोर्सेज दैट यू आर फैमिलियर विथ फ्रॉम ए लोकल एरिया। इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें, इससे आपको मतलब सोचते हो ना आप जब, तो आप और ज़्यादा बेटर अपनी थिंकिंग को करते हो, अपने स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। फिर ऐसे ही जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ना कुछ अननोन सा, तो आपकी जो सोच होती है ना वो इतनी डेवलप्ड हो चुकी होती है कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाते हो। इसलिए हर एक्टिविटी को, हर डू यू नो को ज़रूर पढ़ा करो, इसको नेगलेक्ट मत किया करो।